नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के मंत्रियों के बीच कई सवाल जवाब हुए। इसी दौरान विपक्ष के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कई सवाल जवाब किए, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के बारे में सदन में जानकारी दी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सदन में सरकारी संकल्प प्रस्ताव भी रखा है और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास भी हुआ है। पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य बनारसी दास चौशाला के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना एक अनूठी योजना है और आज पीपीपी के माध्यम से ही सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। पीपीपी में दर्ज कोई विवरण को अपडेट करवाने या दुरुस्त करवाने के लिए कोई नागरिक आवेदन करता है तो 30 दिनों के भीतर उसे दुरुस्त कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किया है उसमें पहला है कि परिवार पहचान पत्र में गलतियों को सुधारने और विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मेरा कहना है कि इसमें एक लगातार प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि वंश एक बार सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब से परिवार पहचान पत्र बना है उसमें चूंकि पहले सेल्फ डिक्लेयर डाटा था, फिर उसके बाद उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया में 3 हमने प्रकार बनाए हैं। उसके अंदर एक तो जो ऐसी विसंगतियां जिसकी कंप्लेंट करता है कोई भी जो भी परिवार धारक है कि मेरी ये गलती है, उसकी गलती ठीक की जाती है। कहीं जब उसको कोई सर्विस लेने जाना होता है तो सर्विस में उसको गलती पता लगती है, उसको सर्विस डिनाई की जाती है, फिर वो शिकायत करता है, उसको ठीक किया जाता है। और कुछ एक कॉल सेंटर हमने बनाया, टेलीफोन के द्वारा भी हमको मिलती हैं या कहीं सोशल मीडिया पर भी ऐसी गलतियां जो ध्यान में आती हैं, मेल के द्वारा आती हैं, तो वो एक तीसरा प्रकार है। उसके 3 हमने विभाग किए हैं और इन तीनों तरीके से जो अभी तक प्राप्त शिकायतें हैं उसमें जो करेक्शन मॉड्यूल है जो लोगों ने हमको लिख के दिया था उसमें 84,34,961 ऐसी शिकायतें मिली हैं। ये एक परिवार की 2-2, 3-3 भी हो सकती हैं। किसी में मान लो नाम की गलती होगी या किसी में डेट ऑफ बर्थ की गलती होगी, तो ऐसे इतनी गलतियां कुल मिला के सब मिली हैं। तो उसमें से 80,50,611 इन शिकायतों का निवारण हो चुका है। कुल 3 लाख समथिंग जो है वो भी शेष है और उसको भी बहुत जल्दी पूरा यानी ठीक कर दिया जाएगा। जो टिकटिंग मॉड्यूल है यानी टेलीफोन करके जो हमको बताते हैं या उसमें सोशल मीडिया पर जो हमको मिलती हैं, वो 2,82,000 ऐसी शिकायतें भी हमको अपने आप जो हमने ड्रॉ की हैं उसमें 2,63,852 इन शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। और जहां कहीं कोई सर्विस डिनाई की जाती है और उसके कारण से भी 12,05,667 ये शिकायतें मिली, जिसमें से 11,40,690 और ये गलतियां और ठीक की जा चुकी हैं। इसमें जो अलग अलग प्रकार हैं जो गलतियां उसमें मिली हैं वो नाम से लेकर के और अलग अलग जो उसमें कॉलम हैं, अगर मैं उसको सबको पढ़ता हूं तो किसी का टेलीफोन नंबर है वो बदल गया है, किसी के एड्रेस में कोई कमी रही है, किसी के बैंक अकाउंट में कई बार नया अकाउंट खोल लेता है तो उसको बदलवाना चाहता है। कहीं कास्ट कैटेगरी में भी कहीं गलत उसने पहले बताया, चढ़ाने में क्लेरिकल गलती के कारण से भी ऐसी 85,000 गलतियों को ठीक किया गया है। मेंबर्स जहां कहीं प्रारंभ में कुछ गलतियां ऐसी हुई कि एक आध मेंबर कोई ज्यादा चढ़ गया या कहीं मेंबर दूसरे स्थान के ऊपर किसी इंफॉर्मेशन के कारण से बदल गया तो ऐसे उसको उसमें ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ की भी
5,04,000 गलतियां ऐसी मिली हैं, क्योंकि पहले केवल वर्बल उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, बाद में उनका जो गलती ध्यान में आई है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि हर जगह पर उसका उपयोग होता है, फिर उसका डॉक्यूमेंट लेकर के और उनको भी ठीक किया गया। 5,04,000 ये भी गलतियां उसमें ध्यान में आई है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में धन्यवाद और बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके बाद ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लाखों पूर्वज की कुर्बानी और तप से ये दिन देखने का मौका मिला है, क्योंकि 500 साल बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अयोध्या में भगवान राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। भारतीय संस्कृति में राम राज्य की अवधारणा न केवल एक राजनीतिक या सामाजिक आदर्श के रूप में मानी जाती है, बल्कि यह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी प्रतिष्ठा करती है। श्री रामचंद्र मानस में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहोई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निर्त श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम राज्य की विशेषताएं हमें आज भी वैसा ही भारत बनाने की प्रेरणा देती है। ये सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने ऐसा ही भारत बना कल्प लिया है और उसी की सिद्धि के लिए भगीरथ प्रयास के रूप में अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की है। श्री राम इस सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना है। श्री राम हमारी विरासत है। श्री राम एक सभ्यता है। श्री राम एक संस्कृति है। इसलिए अब जब वे 550 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले उनके भक्तों के इस अथाह मानव समुद्र में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सुखद समय का आनंद ले रहे हैं। हमें यह सुख व आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है। ये सदन अपने उन पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। ये उपलब्धि अमृत काल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। ये अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा वासियों की भावनाओं से ओतप्रोत यह धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। इसके साथ ही सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में फैमिली आईडी के आधार पर ही बच्चों का दाखिला होता है। उन्होंने कहा कि अगर फैमिली आईडी में कोई गलती मिलती है तो जल्द पोर्टल पर नाम दर्ज करें और उसके साथ 30 दिन के अंदर ठीक कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि पीपीपी की स्वीकार्यता जनता में हो गई है। आज सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पीपीपी के जरिए दिया जा रहा है। ऐसा कोई विषय नहीं है। एडमिशन ये ठीक है कि सरकारी स्कूल अथवा प्राइवेट स्कूल में फैमिली आईडी के आधार पर ही उस बच्चे का एडमिशन होता है और उसमें अगर कोई चीज गलत है, फैमिली कोई ऐसा पोर्टल नहीं कि जो उठाएगा नहीं डाटा। हाँ, कोई उसमें गलती अगर मिलती है या उसमें नाम भी नहीं मिलता है तो तुरंत वो पोर्टल के ऊपर जो ग्रेसेस पोर्टल है उसमें अपना नाम दर्ज करेंगे तो विद इन 30 डेज ये सारी चीजें ठीक होती हैं। और अगर उसके कारण से किसी का एडमिशन रुकता है तो एडमिशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन डाटा ठीक करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपना एक बेस बन गया हरियाणा में। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही लोगों को सेवाएं सर्विसेज मिलती हैं और लोगों में इसका एक स्वीकार्यता भी हो गई है। एक समय था जब थोड़ा सा इसमें रोष भी था कि नई चीज क्या आ गई है, लेकिन उस नई चीज का लाभ हमको इतना मिला है कि इसमें आज जो गलत प्रकार का व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि चीजें छुपा करके सरकारी लाभ लेने की एक मंशा ये सामान्यतः समाज में व्याप्त रहती है और बहुत सी ऐसी गलतियां पकड़ी भी गई हैं। राशन कार्ड बहुत पकड़े गए, पेंशन बहुत पकड़ी गई। तो इस प्रकार के सारा चीजों को ठीक करने के बाद आज समाज में धारणा बनी है कि हाँ, ठीक चीज ठीक होनी चाहिए। अभी भी कोई गलती रह जाती है तो ये लगातार चलने वाला ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई स्पेसिफिक आपके पास कुछ कहते हो तो जितनी आप लिख के देंगे, पहले भी एक बार शायद कुलदीप जी ने लिख के दी थी, हाँ, हमने सारी के सारी एक एक चीज ठीक करके उसमें और वापस जवाब दिया था। किसी भी सामान्य सदस्य के पास कोई ऐसा डाटा आता है
केवल उसका फोन नंबर लिख लें, फैमिली आईडी लिख लें और समस्या क्या है एक लाइन में वो लिख लें। इतना लेने के बाद और आप प्रस्तुत करेंगे तो विद इन 30 डेज उन सब चीजों को ठीक किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में केवल प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर रजिस्ट्रियां हों, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिले को लिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से इंतकाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्रियां हो जाया करेंगी। ये बात ठीक है कि तहसीलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक पहले प्रावधान था, बातें पूछी जाती कि एरिया अर्बन है या अर्बन एरिया से बाहर है यानी रूरल है, और एक उसमें प्रोविजन दे रखा था अदर एरिया। तो अगर तो रूरल है तो रूरल के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर के उसको चेक किया जाएगा, अगर अर्बन है तो म्यूनिसिपैलिटी से चेक किया जाएगा। वो जो प्रावधान अदर एरिया का था वो क्यों डाला गया, कब डाला गया, बहुत पुराना चला आ रहा है। तो कुछ लोग जिनकी शिकायत ये कर रहे हैं अदर एरिया में डलवा करके तहसीलदारों को एक लूप होल दिया हुआ था। अब उस लूप होल के कारण से रास्ते सब चल रहे थे, कभी शिकायत उस टाइप की हमारे यानी हमारे विधायक महोदय ने कभी नहीं की। अब जब अदर एरिया का प्रोविजन हमने समाप्त कर दिया कि आइदर इट इज अर्बन और इट इज रूरल, अदर एरिया कोई है ही नहीं, तो वो सारी रजिस्ट्रियां होनी बंद हो गई। बंद होने के बाद वो तकलीफ तो वो बोल रही है कि पहले तो चलो कुछ ना कुछ कर करा के हम करा लेते थे, अब कर करा के कराने की भी स्थितियां खत्म हो गई हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, तो किसी कैसे रास्ता निकालो, वो रास्ता तो अब निकलेगा नहीं। अब अगला सुझाव भी जो दे रहे हैं कि या तो शहरी क्षेत्र के अंदर प्रॉपर्टी आईडी से ही रजिस्टर हो जाए और उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में किला नंबर और वो नंबर ना पूछा जाए और इंतकाल की भी आवश्यकता न हो। मैं सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस लाइन पर हम चल पड़े हैं। उसके लिए हर एक शहर का एक लार्ज स्केल मैपिंग चल रही है हर एक प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से, ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड और मैपिंग के हिसाब से जमीन जिसकी आज है वो एक बार ऑथेंटिकेटेड हो जाए प्रॉपर्टी आईडी में, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी भी कोई जमीन की मलकियत का वो प्रूफ, प्रॉपर्टी की पहचान है कि ये प्रॉपर्टी है, इसका ये नंबर है, प्रॉपर्टी की पहचान है वो मलकियत का प्रूफ नहीं है। मलकियत का प्रूफ तो वही होता है, हिस्ट्री होती है। जिस दिन रिकॉर्ड के हिसाब से ये लार्ज स्केल मैपिंग हो जाएगी और फाइनल हो जाएगा कि अब इसमें हर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी आईडी बन गई है, कोई बाकी बची नहीं है, और फिर उसकी रजिस्ट्री के हिसाब से ही अगली रजिस्ट्री करा पाएंगे। उसके बाद इंतकाल का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। पहले चरण में सोनीपत और करनाल इन दो शहरों को लिया गया है, बहुत जल्दी इन दोनों शहरों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब बखूबी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामलला का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारे लिए परम सुख की बात है। ये उपलब्धि हमें हमारे पूर्वजों के प्रयासों और कुर्बानी से मिली है और ये उपलब्धि अमृतकाल में मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर शायराना अंदाज में धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं, सुना देने से हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने हमें जनहित में काम करने का जनादेश दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि सभी सरकारें किसानों के हित में काम करती है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सत्र के शुरू होने पर, बजट का ही सत्र है तो सरकार की उपलब्धियां, सरकार की नीतियां, इनके ऊपर अपना अभिभाषण दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने सरकार की पूरी नीतियां और जो भी हमारी उपलब्धियां हैं वो सब रखी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आलोचना के लिए की जाती है कि हम तो आलोचना करनी है, कोई चीज अच्छी भी हुई है उसको चाहे हल्के मन से स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए। वो भी एक डेमोक्रेसी का एक दूसरा रास्ता होता है जिसके अंदर एक स्वस्थ परंपरा ये बनती है। लेकिन हालात कैसे बनते हैं
कहा किसी ने कि सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं। हम एक दूसरे को सुने तो कई सवाल सुलझ जाते हैं, सुना देने से हम फिर वहीं उलझ जाते हैं। हम सुनने के बजाय एक दूसरे को सुनाते रहें तो सिवाय उलझने के और कुछ नहीं होता। लेकिन उलझना अच्छी बात नहीं है। देश हित में, देश की जनता हित में हमें प्रदेश के लोगों ने प्रदेश हित में काम करने के लिए एक मैंडेट दिया है, तो उस हिसाब से प्रदेश का हित ये हमारे सबके सामने रहना चाहिए। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत भुगतान होता है, जिसके लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है और टेल तक पानी पहुंचाना, ऐसी बहुत सारे काम किए। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में बताया कि सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें ठेकेदारों के जरिए कर्मचारियों के शोषण से बचाना है। जो विषय प्रमुख रूप से रखे हैं उसमें एक विषय किसानों का रखा गया है। ये बात ठीक है कि किसानों के हित में लगातार हमने काम किए हैं। किसान प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। केवल हमने किया ऐसा नहीं है, हर सरकार आती है तो किसान के बारे में जो सोचना होता अच्छा ही सोचती है। समय के हिसाब से अपनी अपनी योजनाओं में सब काम करते हैं। हमने भी काम जो किए हैं उससे कम से कम प्रदेश के किसान का हित हमने किया है। कहीं भी उनके विरोध में जाके कोई काम नहीं किया, हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया है। चाहे फिर वो प्रोक्योरमेंट का विषय, उनके खाते डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसा भेजना, चाहे भावांतर भरपाई योजना, चाहे 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना, पानी की व्यवस्था इसको बढ़ाना, हर टेल तक पानी पहुंचाना, ऐसे बहुत काम किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पक्की भर्तियों में समय लगता है, इसीलिए ठेकेदार की भर्ती करते थे, लेकिन ठेकेदार बहुत कम सैलरी पर कर्मचारियों को रखते हैं। उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, जबकि ज्वाइन के समय भी कच्चे कर्मचारियों से पैसा तक लिया जाता है और बेरोजगार लोग मजबूरी में ठेकेदारों के नीचे काम करने को तैयार रहते हैं। दूसरा विषय है मिला करके रोजगार है, बेरोजगारी है, कर्मचारी है, भर्तियां हैं, HKRN है। ये भी काफी अपने सदस्यों की बातचीत में से आया है। उसमें काद्यान साहब ने भी, हमारे चिरंजीव राव ने भी, हमारे और भी सदस्यों ने जैसे HKRN की बात कही। HKRN के बारे में इतना जरूर मैं पहले भी बताया, फिर बताना चाहूंगा कि एक ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है प्रदेश के अंदर, चाहे सरकारी कामों में चाहे प्राइवेट कामों में ठेकेदारों की अपनी भूमिका रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सब सरकारें जहां विभाग में आवश्यकता पड़ती है कर्मचारियों की और समय पर भर्ती मानो किसी कारण से नहीं हो पाती है, और ये लंबी कई बार प्रोसेस होती है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे HPSC है, चाहे अन्य प्रकार से भी भर्तियां होती हैं, उसमें समय लगता है। काम को आगे चलाने के लिए काम रुके नहीं, तो ये ठेकेदार के माध्यम से भर्तियां करते ही रहे हैं। आज कर रहे हैं ऐसा नहीं, पहले भी होती रही हैं। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछली सरकारों ने हरियाणा में बहुत थर्मल लगाए, इसके पीछे क्या कारण था पता नहीं, लेकिन आज हरियाणा सरकार ने थर्मल प्लांट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि सस्ती बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि पानीपत का थर्मल प्लांट बंद हुआ है, लेकिन हमने बाहर से बिजली खरीदी। आज भी हरियाणा सरप्लस स्टेट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का GST कलेक्शन को लेकर बताया है कि आज GST कलेक्शन के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नए उद्योग लग रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही आज प्रति व्यक्ति 35,000 रूपए GST कलेक्शन हो रहा है। पिछले 9.5 साल में हमारे यहाँ 30 लाख से ऊपर नौजवान प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में गए, 30 लाख से ऊपर। आखिर ऐसा नहीं, आज हमारा इंडस्ट्री एरिया जो बढ़ रहा है, आज हमारा GST जो बढ़ रहा है, वी आर द हाईएस्ट कलेक्टर पर कैपिटा इन GST इन द कंट्री, वी आर हाईएस्ट वन। नहीं, टैक्स तो तभी आता नहीं इंडस्ट्री लगती है। GST का मतलब क्या है? GST कलेक्शन का मतलब है आपकी प्रोडक्शन हो रही है तब हो रहा है। प्रोडक्शन कब होगी? जब इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो पेमेंट होगी। आज छोटे प्रदेश अलग है, सिक्किम है, गोवा है, दिल्ली है, उनका हमारे ज्यादा सर्विसेज बहुत है वहां, लेकिन इनसे जो छोटे प्रदेशों से बड़े प्रदेश हैं, इन बड़े प्रदेशों में हमारा 35,000 रुपया पर कैपिटा GST कलेक्शन है और ये हाईएस्ट वन। तो इसलिए हम इसको इतना ही समझें कि और आगे बढ़ना स्कोप है, स्काई इज द लिमिट। लेकिन हम कहीं बिल्कुल एकदम खत्म हो गया, निकम्मे हो गया, कुछ नहीं कर रहे,
ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शहराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने हमेशा की तरह आज भी विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब बाखूबी से देते नजर आए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है। इसका सही जवाब है 2 लाख रुपए। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं रविश गुप्ता गुरुग्राम से। रविश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी। ए 24 अप्रैल 2023, बी 24 अप्रैल 2020, सी 24 अप्रैल 2022, डी 24 अप्रैल 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।